हाय एवरीवन। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सारे असाइनमेंट सॉल्व होके सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है। तो ये लास्ट वीडियो है चैप्टर की एग्जाम डोज। ठीक है, इसमें हमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं जो आपको पेपर से पहले रिवाइज करके जाने ही हैं। और अभी तो आप एकदम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जब आप रिवाइज करोगे तो हमेशा अपने जो मेन नोट्स आपने बनाए हैं उन्हीं से रिवाइज करोगे। बस हाँ, ये कर सकते हो जैसे टेस्ट दे रहे हो मान लो, तो टेस्ट से पहले इसको रिवाइज कर सकते हो एक बार। अभी जैसे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी तो पहले ना हम रिवीजन वहीं से करेंगे। अपना पहले जो मेन नोट्स है ना, आपके जो नोट्स हैं पहले उनको रिवाइज करोगे, उसके बाद इसको पढ़ के अब दे सकते हो। जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं आता है इसको आप पूरे रिवीजन करने के बाद ही देखोगे लास्ट में। ऐसे नहीं करना कि टेस्ट सीरीज में सिर्फ इसको पढ़ के टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि ना अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज करो बार बार। तो अभी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मई जून के एंड तक ना जाते जाते तो आप सिर्फ ये एग्जाम डोज देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले ऐसा होना चाहिए कि आप ना पहले अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट रेडी हो। एक और चीज़ है, एग्जाम डोज की वीडियो डालने के बाद ना जो इसकी PDF होगी वो भी अपलोड होगी साथ में, क्योंकि स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स का आपको यूं का यूं PDF मिलेगा। जिसने कोऑर्डिनेशन में मिला था वैसे ही यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसकी PDF मिलेगी, उसको डाउनलोड करके रख लेना अपने पास। चाहो तो वहीं से देख के रिवाइज कर सकते हो, चाहो तो खुद की हैंड राइटिंग में लिख सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, ज़्यादा मेन चीज़ें हमें लिखने की नीड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है ना, जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, जो फॉर्मूले हमें चाहिए होंगे उनको लिखते हैं हम। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात तो ये थी, स्टार्टिंग से सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है अपने पास दो तरह के हैं। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक अपने पास थे कौन से? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखूंगी। एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देख लिए ऑलरेडी चैप्टर में। वीक में क्या होता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस वाले केस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन। ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन। देखो 100% डिसोसिएट ना कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पे लिखते इसलिए बोलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन। 99% को भी हम कंप्लीट ही बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं वीक की ना, एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो इम्पॉर्टेंट रहती है यहाँ पर। उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं ना, वो भी हमारे पास हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स किसमें आते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। ठीक है, मैंने ये दो पॉइंट क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो तो ध्यान रखना है किसका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। और वीक में अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब अगर हम बात करें अपने फॉर्मूले कौन से देखे थे कंडक्टेंस में, वो देखते हैं। सबसे पहली बात है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, E2C ना, ऐसे लिख सकते हो E2C, यानी कि इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, ये हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या था कि जो कैथोड होता है उसका साइन कौन सा होता है? अगर हम बात करें यहाँ पे कैथोड की, कैथोड और एनोड की बात अगर हम करते हैं तो कैथोड पे हमेशा ही रिडक्शन होती है, चाहे वो अपने पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या फिर गैल्वेनिक सेल हो, हमेशा रिडक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है, और एनोड पे हमेशा क्या होने वाला है? एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है। हम याद कैसे रखते हैं यहाँ पर? क्योंकि कैथोड का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे कैटायंस आएंगे, कैटायंस किसके पास जाएंगे? नेगेटिव के पास। क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव। और ये क्या होता है अपने पास? पॉजिटिव होता है। बस इतना ही काफ़ी है अपने लिए। एनोड क्या होता है? जिसके पास आयंस जाएंगे, है ना, इतना ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्मूले कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखा था बेसिक जो फॉर्मूले यहाँ पे हमने देखे थे वो क्या थे? लाइन से पूरे पेज पे खत्म करेंगे, लिख के V = IR। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अगर आप खुद से बना रहे हो ना
अगर आपको कंफ्यूजन रहते हैं फॉर्मूले में तो साथ लिखो भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस। उसके बाद एक और बेसिक फॉर्मूला कौन सा था, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो किसके इक्वल होती है, रो एल बाय ए के। इसको वी कैन इंटरचेंज यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय रो, इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 बाय रो इज इक्वल टू 1 बाय आर एल बाय ए। इसको हम बोलते हैं जी स्टार। क्या है ये, सेल कांस्टेंट। दिस इज सेल कांस्टेंट, जिसको हमने जी स्टार से रिप्रेजेंट करा था। 1 बाय आर क्या होता है, 1 बाय आर होता है अपने पास 1 बाय रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस, जिसको हम जी से लिखते हैं। 1 बाय रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, कप्पा, ऐसे होता है। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आया और ये इंपॉर्टेंट भी है। आपने खुद देखा है दिसंबर 17 में भी और जून 17 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इतना सही है। अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिट की। अगर हम बात करें यूनिट्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट है बात करना, तो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट में रहेगा। करंट जो होगा एम्पियर होता है। रेजिस्टेंस ओम होता है ना, ओम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस होता है 1 बाय आर, कंडक्टेंस होता है 1 बाय आर यानी कि 1 बाय ओम। इसको हम बोल सकते हैं पर ओम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम साइमन भी बोल सकते हैं, इसको हम साइमन भी बोल सकते हैं, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखते हैं रेजिस्टिविटी, या फिर एक काम करो यहाँ लिखते हैं करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, यहाँ लिखते हैं अपना रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होगी इसकी यूनिट, रेजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, रेजिस्टिविटी यानी कि अपना ये किसके इक्वल होगा, R इंटू ए बाय में L, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी, रो इंटू एरिया यहाँ पर है, मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर सपोज, डिवाइड बाय सेंटीमीटर, क्या बचा, रो सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। उसके बाद ना हमें एक इम्पोर्टेंट चाहिए, कौन सा, जो बहुत बार यूज़ करते हैं हम, लिखते हैं अभी रेजिस्टिविटी के बाद हमें चाहिए होगा कंडक्टिविटी, जिसके तहत न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया जो बार बार यूज होता है। क्या होता है, कंडक्टिविटी इज कप्पा, ये हम बोलते हैं, ठीक है। कप्पा होता है अपने पास 1 बाय रो, यानी कि 1 बाय 10 इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बोल सकते हैं पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर साइमन पर सेंटीमीटर। तो कप्पा जो अंदर करता है साइमन पर सेंटीमीटर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये साइमन मीटर भी हो सकता है, और साइमन मीटर, और साइमन पर लेंथ, साइमन पर लेंथ, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। यूनिट्स तो हम कर लेंगे अभी, है ना, हैंडल कर लेंगे ये तो। उसके बाद एक और फॉर्मूला था, कौन सा, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। अपने पास जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूज़ करते ही हम। मोलर कंडक्टिविटी जो किसके इक्वल होगा, कप्पा इंटू वी एम, ये फॉर्मूला होता है। साथ ही में हम बोलते हैं कप्पा बाय सी, कप्पा बाय सी, है ना, कंसंट्रेशन, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अगर बात करें यूनिट की, ये होता है अपने पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और साइमन मीटर स्क्वायर
पर मोल। जनरली हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है, साइमन पर सेंटीमीटर और साइमन पर मीटर। कंसंट्रेशन है, अगर मोल पर लीटर है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हाँ एक सेकेंड, हम इसको ये बोल सकते हैं जो पर लीटर है उसको हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, उसको हम चेंज करेंगे जो बाकी यूनिट्स कौन सी हैं। जो ये पर लीटर है इसको हम चेंज एज पर यूनिट्स ऑफ कप्पा एंड दिस, ठीक है। फिर हमने एक रिलेशन देखा था बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा रिलेशन था वो, कि अपने पास जो है 1 मीटर क्यूब जो होता है वो बहुत बड़ा होता है अपना वाटर टैंक, उसके बाद 1 लीटर होता है, उसके बाद 1 ml होता है ना। ये रिलेशन था जिसको हमने बहुत बार यूज़ करा है क्लास में और क्वेश्चंस में भी। इसको हम बोल सकते हैं वाटर टैंक, इसको वी कैन से वाटर बॉटल, और जो अपने पास क्या है, कैप, बॉटल कैप, ठीक है। बॉटल की कैप है सबसे छोटी, ठीक है। तुम ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, या फिर हम बोल सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर के ब्रैकेट में लिख दो 1000 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये बोल सकते हैं लीटर जो होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, एक ये था। और फिर क्या था, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बार बार याद करने की नीड नहीं है, वैसे समझो कि ऐसे होता है। इतना हमने देखा था आराम से, इतना हमने कर लिया था। चलो उसके बाद इतना ध्यान रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान रखना है अच्छे से। यूनिट्स तो हम कर लेंगे, उसके बाद बात करते हैं किसकी, जो अपने पास ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो क्या होती है, कप्पा बाय सी। यहाँ पे क्या हो, नॉर्मेलिटी होगी इस बार, है ना। यहाँ पे नॉर्मेलिटी होगा, लिख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी। कंसंट्रेशन लिखते हैं बट हम लिख दो ये है। उसके बाद ना 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन, कौन से, या फिर एक ही मान लो। हमने ये देखा था जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा एक काम करो उसको हटाओ यहाँ से। मेन देखते हैं कि अपने पास जो नॉर्मेलिटी होती है या फिर ऐसे लिखो, यहाँ चलो लिख लो पहले। नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू जेड फैक्टर, मोलैरिटी इंटू जेड फैक्टर, एक अपने पास फिर ये वाला रिलेशन भी होता है, ठीक है। ये वाला रिलेशन भी होता है। उसके बाद आता है सबसे मेन वाला रिलेशन जो हम बार बार यूज़ भी करते हैं। जो अपने पास मोलर कंडक्टेंस होती है किसके इक्वल होगी, वो जेड फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना। ये है, ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जेड फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, लिखो और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और है, या तो पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो, दोनों से कोई एक ही लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें Fe2SO4 क्या होगा, ये डिसोसिएट कराओ इसको, 2Fe3 प्लस 3SO4 2 माइनस, ठीक है। तो Z कितना होगा, Z इज इक्वल टू, लिखो Z फैक्टर इज इक्वल टू
Z फैक्टर इज इक्वल टू 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। Z फैक्टर इज इक्वल टू 6, इस तरह से हम निकालते हैं। इतना क्लियर है? ये सब तो हमने देख लिया। उसके बाद हमने बात की थी किसकी, ग्राफ बनाया था हमने एक, है ना, उसका हमने ग्राफ बनाया था। कौन सा था वो? मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस डाइल्यूशन, वर्सेस कंसंट्रेशन लिखते हैं, वैसे कंसंट्रेशन वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ। कैसे बनता है? हमने ये वाला ग्राफ देखा था, है ना, कैसे बनता है ये। इसके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। यहाँ पर हमने लिखा था मोलर कंडक्टिविटी ऐसे करके, यहाँ पर लिखा था रूट से, लेकिन नीचे चला गया, उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। इसको हम यहाँ बनाते हैं, ये यहाँ लिखा था हमने रूट से। इसमें आए थे दो ग्राफ, एक तो था स्ट्रेट लाइन ऐसे, एक था ऐसे ऐसे। ऐसे हमने करा था, ठीक है। पहले वाला कौन सा है? पहले वाला अपने पास किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये किसके लिए है अपने पास? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है? स्लो इंक्रीज, स्लो इंक्रीज। नीचे वाला क्या है? रैपिड इंक्रीज, ठीक है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्लो इंक्रीज, स्लो इंक्रीज। और यहाँ पे क्या है? ये रैपिड इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज। क्या हो यहाँ पे कंक्लूजन ये है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ने से इंक्रीज करती है, ठीक है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये देखा था जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको तो हम बाय एक्सट्रापोलेशन निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू को तो बाय एक्सट्रापोलेशन। क्या निकालोगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना। अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इसको कैसे निकालते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम निकालते हैं, इसको निकालते हैं कोलरोच लॉ से, है ना। लिखो यहाँ पर, वीक को हम निकालते हैं बाय कोलरोच लॉ, बाय कोलरोच लॉ। इतना क्लियर है? चलो अभी आगे देखते हैं। इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद अगर हमने देखा था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए अपने पास था वीक इलेक्ट्रोलाइट